साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग विजन आईएएस कोचिंग संस्था के द्वारा जो न्यूज टुडे शीर्षक से डेली करंट अफेयर प्रोवाइड किया जाता है, उसको यहाँ पर हम लोग देखेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं संसदीय स्थायी समिति पीएससी ने ऐतिहासिक स्थलों और स्मारकों की सुरक्षा के लिए विनियामक ढांचे के निर्माण पर रिपोर्ट जारी की है। तो इसके बारे में बात करें तो परिवहन, पर्यटन और संस्कृति पर संसद की स्थायी समिति ने प्राचीन स्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम 1958 द्वारा प्रतिबंधों की समीक्षा करने की सिफारिश की है। तो याद रखिएगा, प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम 1958 यह जो अधिनियम है, यह अधिनियम राष्ट्रीय महत्व के प्राचीन और ऐतिहासिक स्मारकों तथा पुरातत्विक स्थलों एवं अवशेषों के संरक्षण के लिए उपबंध करता है। अब यहाँ पर हम लोग मौजूदा ढांचे से जुड़ी चिंताएं और समिति की सिफारिशों के बारे में बात करें तो सबसे पहले जो चिंताएं हैं उनकी बात कर लेते हैं कि किस पे प्रश्न उठाए गए हैं। तो देखिए, पहला है स्मारकों के आसपास के 100 मीटर क्षेत्र में सभी निर्माण गतिविधियों पर रोक लगाने और 300 मीटर के दायरे में इन्हें विनियमित करने के पीछे का कोई तर्क स्पष्ट नहीं है। दूसरा, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण या संस्कृति मंत्रालय या राज्य सरकार में कार्यरत व्यक्तियों के राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण में नियोजन पर प्रतिबंध लगाया गया है। विशेष रूप से भीड़भाड़ वाले शहरी क्षेत्रों में स्मारकों के आसपास अतिक्रमण की समस्या बनी हुई है। साथ ही कुछ स्मारक अब भी केंद्र और राज्य सरकारों के संरक्षण से बाहर हैं, उन्हें स्थानीय नगर पालिका कानूनों के माध्यम से संरक्षित किया जाता है। तो ये कुछ चिंताएं हैं। अब इनके संदर्भ में जो सिफारिशें की गई हैं उनकी बात करते हैं। तो सबसे पहले यह कहा गया है कि स्मारक की अवस्थिति के आधार पर प्रतिबंधों की समग्र समीक्षा की जानी चाहिए। दूसरा, इस तरह के प्रतिबंधों के पीछे तर्कों की उचित विचार करके समीक्षा की जानी चाहिए। तीसरा, स्मारकों के आसपास संपत्ति रखने हेतु लोगों को सक्षम बनाने के लिए हस्तांतरणीय विकास अधिकार लागू किए जाने चाहिए तथा इन स्मारकों को समवर्ती सूची में शामिल करने के लिए संविधान में संशोधन किया जाना चाहिए। मतलब समवर्ती सूची में, जिससे कि राज्य और केंद्र दोनों ही इसके संबंध में कार्य कर सकें। ऐसे स्मारकों की देखभाल के लिए एक अलग विरासत आयोग की स्थापना की जानी चाहिए, ऐसी सिफारिश की गई है। इसके अतिरिक्त स्मारकों के संरक्षण की प्रक्रिया में नगर पालिकाओं और ग्राम पंचायतों की भागीदारी के तरीके विकसित करने चाहिए। साथ ही स्मारकों के अनुरूप संरक्षण योजनाएं बनाई जानी चाहिए। आगे बात कर लेते हैं। पेट्रोलियम मंत्री ने भारत में तेल एवं गैस उत्पादन क्षेत्र को बढ़ाने पर विचार व्यक्त किया है। तो देखिए, भारत ने वर्ष 2025 तक तेल एवं गैस के अन्वेषण व उत्पादन के क्षेत्र को दोगुने से अधिक करने का लक्ष्य निर्धारित किया। ध्यान रखिएगा, 2025 तक कितना करना है? उत्पादन के क्षेत्र को दोगुना से अधिक करने का लक्ष्य है। इसका उद्देश्य घरेलू उत्पादन को बढ़ाना और तेल आयात पर अपनी निर्भरता को कम करना है। वर्तमान में भारत कच्चे तेल की अपनी 83% आवश्यकता को आयात के माध्यम से पूरा करता है। प्राकृतिक गैस के मामले में आयात पर निर्भरता 47% है। कच्चे तेल के मामले में 83% है, जबकि प्राकृतिक गैस के मामले में 47% आयात पर निर्भरता है। ओएनजीसी जो है वो घरेलू स्तर पर कच्चे तेल का लगभग 61% और देश के कुल गैस उत्पादन का 71.5% का उत्पादन करती है। वहीं ऑयल इंडिया लिमिटेड OIL घरेलू स्तर पर कच्चे तेल का 10% और कुल गैस उत्पादन का 9% उत्पादित करती है। तेल गैस के अन्वेषण में आने वाली चुनौतियों की बात करें तो पहला यह अधिक जोखिम और उच्च पूंजी निवेश वाली लंबी अवधि की उत्खनन प्रक्रिया है। इन्हें खोजने और इनका निष्कर्षण करने में अधिक समय लगता है। दूसरा, इनके निष्कर्षण की प्रक्रिया तकनीकी रूप से काफ़ी जटिल होती है। उदाहरण के लिए अत्यधिक गहरे जल क्षेत्रों से इन्हें निकालने के लिए तकनीकी काफ़ी जटिल होती है। तीसरा, पर्यावरणीय मंजूरी, विनियामक अनुमोदन आदि में देरी के कारण विदेशी निवेशकर्ता इसमें कम रुचि दिखाते हैं। अब इस संदर्भ में जो सरकार के द्वारा इनिशिएटिव लिए गए हैं, जो पहल की गई है, उनकी बात करें तो पहला है हाइड्रोकार्बन अन्वेषण और लाइसेंसिंग नीति, जिसे शॉर्ट में हेल्प कहते हैं, ने खुला रकबा लाइसेंसिंग नीति, ओपन एक्रेज लाइसेंसिंग पॉलिसी OALP के साथ मिलकर लाइसेंसिंग प्रणाली को सुव्यवस्थित किया है। दूसरा, गैर मुद्रीकृत या छोड़ दिए गए भंडारों के मुद्रीकरण के लिए खोजे गए लघु क्षेत्र नीति की शुरुआत की गई है। तीसरा, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम उत्पादों और रिफाइनरियों सहित कई खंडों में 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI की सुविधा प्रदान की गई है। वहीं आगे चलते हैं। अगला है, देश में चौरी चौरा घटना की 100वीं वर्षगांठ पर समारोह मनाया गया है। कब मनाया गया? 4 फरवरी 2022 को। ऐसा माना जाता है कि चौरी चौरा की घटना ने देश के स्वतंत्रता संघर्ष में एक नई दिशा दी थी। चौरी चौरा की घटना के बारे में बात करें तो चौरी चौरा
उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में एक गांव है। उस समय जो है पूर्ववर्ती संयुक्त प्रांत के नाम से इसे जाना जाता था। देखिए, चौरी चौरा की घटना 4 फरवरी 1922 को 4 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन के दौरान घटित हुई थी। इस दौरान प्रदर्शनकारियों के एक बड़े समूह ने एक पुलिस चौकी में आग लगा दी थी। इस घटना से कम 3 नागरिकों और 22 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई थी। इस घटना की शुरुआत पुलिस द्वारा शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों की पिटाई, गिरफ्तारी और हिरासत से हुई थी। अंग्रेजों ने 228 लोगों पर हत्या का मुकदमा चलाया। इनमें से 19 लोगों को मृत्युदंड दिया गया, जबकि 110 लोगों की सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया गया था। सजा कम करवाने में बाबा राघव दास और मदन मोहन मालवीय ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इन्होंने मिलकर के लगभग 150 स्वतंत्रता सेनानियों को जो है मौत की सजा से बचाया था। अब चौरी चौरा की घटना का जो प्रभाव था उसकी बात करें तो गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। उनके अनुसार लोग उस समय तक अहिंसक आंदोलन करने के लिए जो है तैयार नहीं थे। दूसरा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने बारदौली प्रस्ताव पारित किया। इसमें किसानों और काश्तकारों को लगान का भुगतान करने के लिए कहा गया था। इसके अतिरिक्त CR दास और मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस के भीतर कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी का गठन किया था। असहयोग आंदोलन के लक्ष्यों की प्राप्ति नहीं होने के कारण जनता में असंतोष को बढ़ावा मिला। इसके कारण क्रांतिकारी उग्रवाद का उदय होता है। अब आगे बात कर लेते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने कोविड-19 के संदर्भ में स्वास्थ्य देखभाल संबंधी अपशिष्ट के वैश्विक विश्लेषण पर रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में कोविड-19 स्वास्थ्य देखभाल के कारण उत्पन्न अतिरिक्त अपशिष्ट की मात्रा का उल्लेख किया गया है। इसमें वर्तमान स्वास्थ्य देखभाल से जुड़ी अपशिष्ट प्रबंधन प्रणालियों और उनकी कमियों का वर्णन किया गया है। इसके अलावा रिपोर्ट में कुछ सिफारिशें भी की गई हैं। रिपोर्ट के जो मुख्य निष्कर्ष हैं यदि उनकी बात करें तो पहला है, रिपोर्ट के अनुसार 30% स्वास्थ्य देखभाल केंद्र जो हैं, यदि अल्प विकसित देशों में बात करें तो यहाँ पे 60% हो जाता है। तो ये मौजूदा अपशिष्ट भार के प्रबंधन में सक्षम नहीं है। कोविड-19 से उत्पन्न अतिरिक्त अपशिष्ट का प्रबंधन तो पहले से ही इनकी क्षमता से बाहर है। कोविड-19 महामारी के कारण दोहरा बोझ उत्पन्न हो गया है। एक ओर जहां अपशिष्ट में वृद्धि हुई है तो दूसरी ओर अपशिष्ट प्रबंधन करने वाले स्वास्थ्य कर्मियों की क्षमता में कमी आई है। अनुचित तरीके से प्रबंधित लैंडफिल्स और अपशिष्ट निपटान स्थलों के पास रहने वाले समुदाय प्रतिकूल रूप से प्रभावित होते हैं। अब रिपोर्ट में जो सिफारिशें की गई उनकी बात करें तो अपशिष्ट प्रबंधन के लिए कुछ अभिनव समाधानों की सिफारिश की गई है। इनमें शामिल है टिकाऊ पैकेजिंग और PPE किट का तर्कसंगत उपयोग, मुख्यतः नवीकरणीय सामग्री से निर्मित PPI किट का प्रयोग, रीयूजेबल ग्लव्स, एप्रन और मास्क का प्रयोग। यहाँ पे आप फिगर में देख सकते हैं कि अपशिष्ट के पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने हेतु कार्रवाइयों की प्राथमिकता पर आधारित अपशिष्ट अनुक्रम की तो सबसे ज़्यादा निवारण पर ध्यान दिया जाता है, फिर पुनः उपयोग की तैयारी, पुनर्चक्रण, पुनर्प्राप्ति और सबसे नीचे आपका सबसे कम किस पे जोर है, निपटान पे। आगे चलते हैं। वैश्विक स्तर पर यदि इसके जो निपटान की बातें हैं यदि बात करें तो वैश्विक स्तर पर तो वैश्विक दानदाताओं, लॉजिस्टिक, संक्रमण की रोकथाम और नियंत्रण तथा स्वास्थ्य देखभाल से संबंध अपशिष्ट एवं पर्यावरण अभिकर्ताओं के बीच समन्वय को मजबूत करने की सिफारिश की गई है इस रिपोर्ट में। वहीं राष्ट्रीय स्तर पर क्या कहा गया है तो सतत स्वास्थ्य देखभाल से संबंधित अपशिष्ट मानकों और प्रथाओं को अपडेट कार्यान्वित और विनियमित किया जाना चाहिए। स्वास्थ्य बजट में अपशिष्ट प्रबंधन को शामिल करना चाहिए। साथ ही पुनर्चक्रण बाजार में निवेश किए जाने की आवश्यकता को भी रेखांकित किया गया है। रिपोर्ट में व्यवहार परिवर्तन का भी समर्थन किया गया है। उदाहरण के लिए PPE का एकल उपयोग और अधिक उपयोग नहीं करना चाहिए, बल्कि उसका उचित ढंग से प्रयोग एवं व्यवहार हो तो फिर से उपयोग किया जाना चाहिए। सुविधाओं में सुधार के संबंध में जो सिफारिश है तो रिपोर्ट में सुरक्षित और संधारणीय अपशिष्ट प्रबंधन की सिफारिश की गई है। साथ ही अपशिष्ट श्रमिकों के लिए प्रशिक्षण, मार्गदर्शन और निवेश में सुधार करने की आवश्यकता पर भी बल दिया गया है। आगे बात करते हैं। बदलती जलवायु परिस्थितियों में हिंद महासागर क्षेत्र में चरम पवन लहरों से युक्त जलवायु का अनुमान लगाया गया है। देखिए, हाल ही में भारतीय वैज्ञानिकों ने एक अध्ययन किया है। अध्ययन के अनुसार भविष्य में बंगाल की खाड़ी, दक्षिण चीन सागर और दक्षिण हिंद महासागर क्षेत्रों में ऊंची लहरें देखी जा सकती हैं। चरम पवन लहरों से तटीय बाढ़ के खतरे में वृद्धि होगी। साथ ही तटीय बाढ़ से होने वाले प्रभाव तट रेखा की संरचना में बदलाव लाएंगे। दक्षिण हिंद महासागर के ऊपर चरम लहर की ऊंचाई लगभग 1 मीटर अधिक देखी गई है।
उत्तरी हिंद महासागर, उत्तर पश्चिमी अरब सागर, बंगाल की उत्तर पूर्वी खाड़ी और दक्षिण चीन सागर के क्षेत्रों में लहर की ऊंचाई में 0.4 मीटर की अधिकतम वृद्धि का अनुमान है। पवनों और लहरों में अनुमानित परिवर्तन समुद्र तल के दबाव में बदलाव और गर्म समुद्र के तापमान में परिवर्तन के अनुरूप है। लहरों के तेज होने के निम्नलिखित प्रभाव होंगे। क्या? पहला, बाढ़ का खतरा बढ़ेगा। दूसरा, तटरेखा की संरचना प्रभावित हो सकती है। तीसरा, बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचेगा। चौथा, भूजल में लवणी जल प्रवेश कर सकता है। पांचवा, फसलों को नुकसान पहुंचेगा। छठा, कई तरह के सामाजिक आर्थिक प्रभावों के कारण मानव आबादी प्रभावित हो सकती है। सातवां, ये गतिविधियां इस क्षेत्र में तटीय समुदायों के लिए खतरा पैदा कर सकती हैं। ये पहले से ही जलवायु परिवर्तन के प्रति सर्वाधिक सुभेद्य समुदाय हैं। भारत के तटीय समुदायों में जलवायु परिवर्तन के प्रति अनुकूलन की क्षमता को बढ़ावा देने के लिए कुछ पहले की गई हैं। जैसे आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और ओडिशा में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी के समर्थन से एक परियोजना संचालित की जा रही है। यह पारिस्थितिकी तंत्र को बहाल करने और जलवायु परिवर्तन के अनुकूल आजीविका विकल्पों को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई एक परियोजना है। विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित एकीकृत तटीय क्षेत्र प्रबंधन ICZM परियोजना का संचालन किया जा रहा है। आगे चलते हैं, आगे बात कर लेते हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने हैक प्रूफ क्वांटम संचार का सफल परीक्षण किया है। तो देखिए, हाल ही में इसरो के अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र और भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला ने हैक प्रूफ संचार प्रणाली के लिए क्वांटम एंटेंगलमेंट का सफलतापूर्वक उपयोग किया है। देखिए, यह उपग्रह आधारित संचार की दिशा में एक बड़ा कदम है। इसमें क्वांटम सिक्योर टेक्स्ट साझा करने, इमेज ट्रांसमिशन और क्वांटम असिस्टेड टू वे वीडियो कॉलिंग के लिए एक चैनल का निर्माण शामिल है। यह प्रयोग 300 मीटर की दूरी पर स्थित दो इमारतों के बीच किया गया था। क्वांटम संचार के बारे में बात करें तो क्वांटम संचार जो है डेटा की सुरक्षा के लिए क्वांटम भौतिकी के नियमों का प्रयोग करता है। क्वांटम भौतिकी की बात करें तो क्वांटम भौतिकी क्वांटम अर्थात परमाणु और उपपरमाणु स्तर पर ऊर्जा एवं पदार्थ की प्रकृति एवं व्यवहार का अध्ययन करती है। इस प्रकार क्वांटम संचार क्वांटम भौतिकी के दो प्रमुख सिद्धांतों पर आधारित, पहला सुपरपोजिशन, दूसरा है एंटेंगलमेंट। तो सुपरपोजिशन में क्या होता है? इसका अर्थ है कि प्रत्येक क्वांटम बिट या क्यूबिट एक ही समय में 0 और 1 दोनों को प्रदर्शित कर सकता है। वहीं एंटेंगलमेंट क्या होता है? इसका अर्थ है कि सुपरपोजिशन में क्वांटम बिट को एक दूसरे के साथ परस्पर जोड़ा जा सकता है, यानी एक ही स्थिति में, चाहे वह 0 हो या 1 हो, दूसरे की स्थिति पर निर्भर हो सकती है। क्वांटम एंटेंगलमेंट का उपयोग क्रिप्टोग्राफी में होता है। यहाँ इसका उपयोग सेंडर और रिसीवर के लिए एक साझा सीक्रेट की बनाने हेतु किया जाता है। इस सीक्रेट की का प्रयोग जो है केवल सेंडर और रिसीवर ही कर सकते हैं। इस की का उपयोग वे अपने संदेशों को एनकोड करने के लिए करते हैं। साथ ही जब कोई सिग्नल को इंटरसेप्ट करता है तो एंटेंगलमेंट निष्क्रिय हो जाता है। इससे संचार के हैक होने का पता लगाया जा सकता है। आगे बात कर लेते हैं, सुर्खियों में जो चीजें रही हैं उसमें है स्वच्छता सारथी फेलोशिप 2022 की घोषणा की गई है। इसके संबंध में यह फेलोशिप वर्ष 2021 में शुरू की गई थी। ध्यान रखिएगा, 2021 में यह ऐसे छात्रों, सामुदायिक कार्यकर्ताओं, स्वयं सहायता समूहों और नगर निगम के कर्मचारियों को मान्यता प्रदान करती है जो वैज्ञानिक एवं स्थायी रूप से अपशिष्ट प्रबंधन के कार्य में लगे हुए हैं। इसका उद्देश्य अपशिष्ट प्रबंधन के प्रति समाज को संवेदनशील बनाना है। इसके लिए युवा छात्रों और समुदाय में कार्यरत नागरिकों की भूमिका में वृद्धि के प्रयास किए जाएंगे। इसके द्वारा अपशिष्ट को किसी मूल्यवान उत्पाद में बदलने के लिए अभिनव समाधान प्रदान किया जाएगा। इसकी घोषणा प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के कार्यालय ने अपने वेस्ट टू वेल्थ मिशन के तहत की है। यह मिशन प्रधानमंत्री की विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार सलाहकार परिषद PM स्टिक के 9 राष्ट्रीय मिशनों में से एक है, वेस्ट टू वेल्थ मिशन जो है। आगे चलते हैं राष्ट्रीय युवा सशक्तिकरण कार्यक्रम योजना के बारे में। तो युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने वर्ष 2021-22 से लेकर 2025-26 तक के लिए राष्ट्रीय युवा सशक्तिकरण कार्यक्रम योजना को जारी रखने का निर्णय लिया है 2021-22 से लेकर 2025-26 तक। यह जो राष्ट्रीय युवा सशक्तिकरण कार्यक्रम योजना है, यह एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। इसका उद्देश्य युवाओं के व्यक्तित्व और नेतृत्व गुणों को विकसित करना है, साथ ही उन्हें राष्ट्र निर्माण की गतिविधियों में शामिल करना है। यह एक छत्र योजना था, अम्ब्रेला योजना है। इसके तहत कई उप योजनाएं शामिल हैं। इनमें नेहरू युवा केंद्र संगठन, राष्ट्रीय युवा कोर, राष्ट्रीय युवा नेतृत्व कार्यक्रम आदि जैसी योजनाएं शामिल हैं। योजना के लाभार्थियों में 15 से 29 वर्ष की आयु वर्ग के युवा शामिल हैं।
साथ ही 10 से 19 वर्ष के किशोर भी कार्यक्रम के घटकों के मामले में योजना के लाभार्थी हैं। आगे बात कर लेते हैं लक्षित क्षेत्रों में उच्च विद्यालयों में छात्रों के लिए आवासीय शिक्षा, जिसे शॉर्ट में श्रेष्ठ योजना कह सकते हैं। तो देखिए, शिक्षा मंत्रालय ने श्रेष्ठ योजना के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के साथ सहयोग स्थापित किया है। ध्यान रखिएगा, श्रेष्ठ योजना में 2 मंत्रालय शामिल हैं, शिक्षा मंत्रालय और सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। इस श्रेष्ठ योजना का उद्देश्य क्या है? तो अनुसूचित जाति अर्थात एससी बहुल क्षेत्रों में सरकार के विकास संबंधी हस्तक्षेपों की पहुंच को बढ़ाना तथा सेवाओं की मौजूदा कमी को दूर करना। यहाँ देखिए, यहाँ अनुसूचित जाति की बात हो रही है, अनुसूचित जनजाति अर्थात एसटी की बात नहीं हो रही, तो ये ध्यान रखिएगा। इससे पहले अनुसूचित जातियों के लिए स्वैच्छिक और अन्य संगठनों को अनुदान सहायता के रूप में जाना जाता था। श्रेष्ठ योजना 2 मोड में संचालित की जा रही है। पहली मोड क्या है? इसके तहत अनुसूचित जाति के मेधावी छात्रों को उच्च गुणवत्ता वाली आवासीय शिक्षा प्रदान की जाएगी। दूसरा, इसके अंतर्गत आवश्यक मानदंडों को पूरा करने वाले स्वैच्छिक और अन्य संगठनों द्वारा संचालित स्कूलों, छात्रावासों को अनुदान सहायता प्रदान की जाएगी। मोड 1 के लिए जिला प्रशासन इस योजना की प्रमुख कार्यान्वयन एजेंसी है। आगे बात कर लेते हैं ग्रीन प्रोटोकॉल की। तो यह ऐसे उपायों का एक समूह है जिनके लागू होने पर अपशिष्ट में महत्वपूर्ण कमी आती है। इसके अंतर्गत मुख्य रूप से डिस्पोजल के उपयोग की रोकथाम पर ध्यान दिया जाता है। इसमें कांच, स्टेनलेस, चीनी मिट्टी के बर्तन जैसे फिर से उपयोग किए जाने वाले विकल्पों का प्रयोग किया जाता है। यह केरल के शुचित्वा मिशन का केरल के शुचित्वा मिशन का हिस्सा है। यह केरल की पर्यावरण सांस्कृतिक क्रांति है। शुचित्वा राज्य के अर्थात केरल की ठोस अपशिष्ट प्रबंधन परियोजना है जिसे विश्व बैंक सहायता प्रदान कर रहा है। आगे चलते हैं, अगला है जैविक रूप से नष्ट होने वाले फेस मास्क, बायोडिग्रेडेबल फेस मास्क के बारे में। तो देखिए, भारतीय शोधकर्ताओं ने कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए कॉपर आधारित नैनो पार्टिकल एंटीवायरल फेस मास्क विकसित किया है। इसे विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा प्रायोजित नैनो मिशन परियोजना के तहत विकसित किया गया है। कॉपर आधारित नैनो कणों का फ्लेम स्प्रे पायरोलिसिस FSP जो है प्रसंस्करण सुविधा द्वारा विकास किया गया है। FSP अर्थात फ्लेम स्प्रे पायरोलिसिस प्रक्रिया में उच्च तापमान पर पायरोलाइटिक अपघटन के माध्यम से सॉल्यूशन प्रीकर्सर्स का नैनो पाउडर में रूपांतरण शामिल है। आगे बात करते हैं चंद्रयान 3 के बारे में। तो सरकार ने घोषणा की है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो चंद्रयान 3 के माध्यम से चंद्रमा पर अपना तीसरा मिशन भेजेगा। इसका परीक्षण जो है वर्ष 2020 के अंत में और 2021 की शुरुआत में निर्धारित किया गया था, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण इसके प्रक्षेपण में देरी हुई है। चंद्रयान 3 मिशन चंद्रमा पर भारत की सॉफ्ट लैंडिंग की क्षमता का प्रदर्शन करेगा। यह केवल एक लैंडर रोवर मिशन द्वारा किया जाएगा। इसरो पृथ्वी के संचार के लिए मौजूदा चंद्रयान 2 ऑर्बिटर का उपयोग करने की योजना बना रहा है। चंद्रयान जो द्वितीय था, ये लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान के साथ चंद्रमा पर वर्ष 2019 में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। चंद्रयान 2 ऑर्बिटर जो है अब भी चंद्रमा पर क्रियाशील है। आगे बात कर लेते हैं ढोल या एशियाई जंगली कुत्ते के बारे में। तो खोजकर्ताओं ने 3 दशक बाद किर्गिस्तान में ढोल को देखा। तो ध्यान रखिएगा, किस देश में? किर्गिस्तान में। ढोल के बारे में बात करें तो यह समूह में रहने वाला जानवर है। यह एशियाई जंगली कुत्ता है। यह मध्य और दक्षिण पूर्वी एशिया की मूल प्रजाति है। इनकी सर्वाधिक संख्या भारत में है। ये पश्चिमी घाट, मध्य भारत और पूर्वोत्तर भारत में अधिक संख्या में पाए जाते हैं। पश्चिमी घाट, मध्य भारत और पूर्वोत्तर भारत में। संरक्षण की स्थिति की बात करें तो यह वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत अनुसूची 2 और आईयूसीएन में एंडेंजर्ड प्रजाति के रूप में सूचीबद्ध है। वहीं खतरे की बात करें तो मानवों का प्रभाव, पर्यावास की हानि और इनके लिए उपलब्ध शिकार की कमी इत्यादि इनके समक्ष खतरे हैं। आगे बात कर लेते हैं गोल्डन लंगूर के बारे में। तो हाल ही में असम के ग्रामीणों ने काको इजाना रिजर्व फॉरेस्ट को वन्यजीव अभयारण्य में अपग्रेड करने का विरोध किया है। ध्यान रखिए, कहां पे है? असम में। यह वन्य क्षेत्र जो है गोल्डन लंगूरों का पर्यावास स्थल है, हैबिटेट है। ये विश्व के 25 सर्वाधिक एंडेंजर्ड प्राइमेट्स में से एक हैं। ये आपके गोल्डन लंगूर, ये असम और भूटान के लिए स्थानिक प्रजातियां हैं। इनके हैबिटेट की बात करें तो यह आर्द्र सदाबहार डिप्टेरोकार्प नदी तटीय और आर्द्र पर्णपाती वनों में पाए जाते हैं। कभी कभी द्वितीयक विकास के साथ निम्नीकृत पर्यावासों से में भी मिलते हैं। खतरे की बात करें तो वनों की कटाई और अंतः प्रजनन के साथ पृथक आबादी। इनमें से अधिकांश असम 80% जो है असम के संरक्षित वनों से बाहर है। गोल्डन लंगूर वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत अनुसूची 1 की प्रजाति, ये अनुसूची 1 की प्रजाति है या उसमें शामिल है तथा यह आईयूसीएन की लाल सूची में रेड लिस्ट में एंडेंजर्ड के रूप में वर्गीकृत है।
तो आपका ढोल जो है कुत्ता वो भी एंडेंजर्ड कैटेगरी में है, और ये भी जो है आपका गोल्डन लंगूर भी एंडेंजर्ड कैटेगरी में है, दोनों ही। आगे बात कर लेते हैं सुर्खियों में रहे व्यक्तित्व अर्थात श्री रामानुजाचार्य जी के बारे में। तो प्रधानमंत्री भक्ति संत श्री रामानुजाचार्य की 1000वीं जयंती समारोह के उपलक्ष्य में उनकी 216 फुट लंबी समानता की प्रतिमा स्टैचू ऑफ इक्वलिटी को राष्ट्र को समर्पित इन्होंने किया 6 फरवरी 2022 को। यह प्रतिमा हैदराबाद में स्थित है। यह प्रतिमा पंचधातु से बनी, इन 5 धातुओं में सोना, चांदी, तांबा और पीतल और जस्ता मिश्रित है। यह बैठी हुई मुद्रा में विश्व की सबसे ऊंची धातु प्रतिमाओं में से एक है। यह भद्रवेदी नामक 54 फीट ऊंचे आधार भवन पर स्थापित है। रामानुजाचार्य के बारे में बात करें तो उनका जन्म 1017 ईस्वी में तमिलनाडु के श्री परम्बंदूर में हुआ था। वह भक्तिकालीन हिंदू धर्म के एक महान ब्रह्मज्ञानी, दार्शनिक और विचारक थे। वह अलवार संतों, जो कि 7वीं 8वीं शताब्दी में विष्णु के भक्ति संत थे, उन अलवार संतों से अत्यधिक प्रभावित थे। उनके अनुसार मोक्ष प्राप्ति का सर्वोत्तम साधन जो है वो भगवान विष्णु की गहन भक्ति था। उन्होंने अर्थात श्री रामानुजाचार्य ने विशिष्टाद्वैत के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। इसमें आत्मा परमात्मा से जुड़ने के बाद भी अपनी अलग सत्ता बनाए रखती है। तो इस प्रकार से इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।